वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे बल्कि आगे कंटिन्यू करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। आज हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, उसका इक्वेशन निकालेंगे। आपके पास लेट्स सपोज एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है जो ऐसे फैला हुआ है, नीचे की तरफ भी फैला हुआ है और ऐसे भी फैला हुआ है। ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इसको आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी इस पे हो सकता है। हम पॉजिटिव के लिए मालूम कर लेते हैं कि फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इक्वेशन क्या होगा। तो इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट होगा। अगर ये हमारे पास शीट है तो इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन ऐसे होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा। और ये जो सिलेंडर हमने लगाया है ये भी बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये साइड इसका पीछे की तरफ गया हुआ है, यानी इनटू द बोर्ड है और ये आउट ऑफ द बोर्ड है। तो उस केस में अगर आप सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन और ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल होगा। जैसे इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है और अगर ये सिलेंडर, ये लेट्स से वो सिलेंडर का इस किस्म का एरिया है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ठीक है, बल्कि इसका भी एरिया इस एरिया का परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ और इसका परपेंडिकुलर भी इस तरफ, तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में एंगल 0 बन रहा है। ऐसे पीछे की तरफ भी इस तरह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ ये एरिया का डायरेक्शन ये भी दोनों पीछे की तरफ होंगे, तो यहाँ भी एंगल 0 बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस एरिया के साथ एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। इस एरिया का नॉर्मल इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो एंगल यहाँ 90 बन रहा है। इसलिए 90 cos 90 से हमारे पास 0 आता है, इसलिए ये वाला एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने कैलकुलेशंस में। इस तरह ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये एरिया इंक्लूड करेंगे और ये इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल्स हमारे पास 0 आ रहे हैं। सो लेट्स फाइंड द नेट फ्लक्स। फ्लक्स नेट इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ। यहाँ पर हमारे पास दो फ्लक्सेस आ रहे हैं, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, और फ्लक्स 1 लेट्स से ये वाला है, फ्लक्स 2 ये वाला है, ठीक है। E1 A1 cos थीटा 1 प्लस E2 A2 cos थीटा 2, फ्लक्स का रिलेशन हमने पुट किया दोनों जगह पे। एंगल हमने डिस्कस कर लिया कि 0 आ रहा है, cos 0। E से हमने यहाँ पर 1 और 2 हटा दिया, एरिया से भी 1 और 2 हटा दिया क्योंकि हमने यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया सेम लिया हुआ है, सिलेंडर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस तरफ और इस तरफ हमने सेम लिया हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। जब यूनिफॉर्म होगा तो इस तरफ भी और इस तरफ भी E सेम होगा। ओके, सो EA प्लस EA गिव्स अस 2EA, और E से हम ये 2 और A इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। फिर आते हैं इसको यहीं पे छोड़ते हैं, चार्ज डेंसिटी की तरफ आते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्प्रेडेड पर यूनिट एरिया। चार्ज एरिया में कितना फैला हुआ है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज इंक्लूड है। इससे पहले हम डेंसिटीज अगर लेते थे तो हम वॉल्यूम यानी डेंसिटी ऑफ स्फीयर बॉल ऑफ स्फीयर हम लेते थे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हम वाटर का भी इसी तरह लेते थे, ऐसे गैसेस का भी इस तरह लेते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हम मास पर ये चार्ज पर यूनिट एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने गॉस लॉ के अगले वाले इससे पहले वाले जो एप्लीकेशंस थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि चार्ज स्प्रेड्स ऑन द सरफेस। चार्ज वॉल्यूम में स्प्रेड नहीं करता बल्कि चार्ज जो है वो सरफेस पे स्प्रेड करता है। तो इसलिए सरफेस का हमारे पास एरिया होता है और वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशन में ये चार्ज स्प्रेड नहीं करता, सिर्फ सरफेस पे रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर एरिया लिया। एंड चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू ए। चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू ए। इस ए को आप उधर शिफ्ट करें तो ये रो ए हो जाएगा और चार्ज हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल चार्ज इक्वल्स टू रो ए। ये इक्वेशन आप उठाएं और यहाँ पर पुट करें इस चार्ज की जगह, चार्ज इक्वल्स टू रो ए।
एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो रो डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ डिपेंड कर रहा है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना चार्ज है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पे कितना चार्ज फैला हुआ है हमें नहीं पता, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। हाँ, हम थोड़ी सी जगह के लिए यूनिट एरिया के लिए हम चार्ज निकाल सकते हैं, और उस थोड़ी सी जगह के लिए जो आप चार्ज निकालते हैं उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसलिए इक्वेशन में हमने चार्ज डेंसिटी लाई है, चार्ज नहीं लाया। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। व्हाट इज आर? यूनिट वेक्टर आर। ये यूनिट वेक्टर आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन बताएगा। यहां पर E इक्वल्स टू प्लस आर, यानी जो R का डायरेक्शन वो E का डायरेक्शन। R किस तरफ है? R इज नॉर्मल टू द शीट, ये शीट को नॉर्मल है इस तरफ, यानी अगर ये शीट ऐसा है तो ये इस तरफ होगा, ठीक है। एंड अवे फ्रॉम द शीट फॉर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द शीट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। और फिर हम नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द शीट लेते हैं, शीट के अंदर लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। आपके पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इसके अंदर यहाँ पर जो फील्ड है लेट्स से यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस फील्ड के लिए हम क्या रिलेशन यूज करेंगे इस फील्ड को मालूम करने के लिए मैथमेटिकली। सो नेट फ्लक्स वंस अगेन इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ है जो कि स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 4 एरियाज या 4 सरफेसेस बन रही हैं, 1 2 3 4। ये वाला सरफेस हम एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से बाहर है। याद रखें, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है, ये कोई होता नहीं है, जस्ट वी यूज इट फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। इसको हम यहाँ से बाहर एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ये बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि ये और ये ऑलरेडी इस किस्म का एक सरफेस यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम ये भी इसके अंदर शामिल कर ले तो फिर 2 दफा हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, एक फ्लक्स को हम 2 दफा काउंट करेंगे, जो कि सही नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखते हैं। ये वाला जो आप इसको देखें, ये सरफेस इसका नॉर्मल इस तरफ बन रहा है, तो ये नॉर्मल फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर है, इसलिए cos 90 से 0 आएगा, यहाँ भी cos 90 से 0 आएगा। अगर आप इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स हम शामिल नहीं करेंगे, ये वाला बाहर है, हम सिर्फ इस फ्लक्स को इंक्लूड करेंगे, एंड दैट इज फ्लक्स नेट इक्वल्स टू E A, या इसका एरिया का डायरेक्शन है, और cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है। वंस अगेन चार्ज इज इक्वल टू रो ए, एरिया और एरिया कैंसिल हो गए, ठीक है। सो E इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को याद करें, ठीक है। इस केस में हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जब हम इन रिलेशंस को यूज करेंगे तो अक्सर भूल जाता है कि 2 किस में है, तो इसको खूब याद कर लें, इस पे प्रैक्टिस कर लें। इस क्वेश्चन को लेके इफ वी गो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेंस कांस्टेंट एंड नॉन। अच्छा, जब हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो क्या ख्याल है, इस पे सोचें जी। कांस्टेंट रहेगा। रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। यहाँ पर फार्मूले में आपको कोई आर नहीं मिल रहा, ये तो यूनिट वेक्टर है, यहाँ कोई आर यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता इन यूनिफॉर्म फील्ड, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इंक्रीज्ड इक्वली विद इंक्रीज इन एरिया, देन E ड्यू टू शीट इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेंस कांस्टेंट। जब आप इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पे आप चार्ज की डेंसिटी बढ़ा लेते हैं, चार्ज बढ़ा लेते हैं उतना जितना एरिया को बढ़ाते हैं, तो बताइए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ हमारे पास है चार्ज पर यूनिट एरिया, जितना आप चार्ज बढ़ाते हैं उतना आप एरिया बढ़ाते हैं। लेट से आप इसको डबल करते हैं, एरिया को भी डबल करते हैं। यहाँ एमसीक्यू में लिखा हुआ है
increased equally with increase in area. ठीक है, अगर ये एरिया इंक्रीज ना होता तो फिर तो इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो अगर ये 2 है और ये 2 है तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मींस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में एरिया को भी इंक्रीज नहीं किया हुआ होता तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज आ रहा होता, लेकिन इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है।